आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे ना, ठीक है। हम लोग काफ़ी कुछ आयनिक कंपाउंड में पढ़ चुके थे। आइसोमॉर्फिज्म लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुकी थी। अब थोड़ा सॉल्युबिलिटी पे ध्यान देना कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो याद रखना कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले ज़रा एक छोटी सी बात सुन लो। कभी कभी तुम्हारे सामने कंपेरिजन करने के लिए आएगा, ये थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ। लिखना होगा तुम लोग कहीं इस कोने में से छोटा सा लिख लेना। मान लो रिएक्टिविटी की अगर तुमसे बात किया गया कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोवेलेंट वाला या आयनिक वाला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है। कि कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है या आयनिक, तो क्या बताओगे? कोवेलेंट ज़्यादा रिएक्टिव है आयनिक अगर पूछा गया तो याद रखना कौन बताओगे? आयनिक बताओगे। किसको बताओगे? आयनिक। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब कभी कभी तुमसे रीजन पूछ दिया जाएगा आयनिक कंपाउंड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रीजन क्या बताओगे? क्योंकि वो आयनिक होते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये बताओगे ना कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वो टूटते हैं तो आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सही रीज़न है, मजाक में मत लेना, क्योंकि वो आयनिक होते हैं, ये सही रीज़न है। वो आयन के रूप में टूटते हैं, ठीक है। आयन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो इस वजह से याद रखना कि वो उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तुमको याद रखना ये चीज़, इसलिए ये लिखवाया नहीं होगा कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। लिखना चाहो अगर कहीं तो लिख लो कि आयनिक कंपाउंड इज़ मोर रिएक्टिव देन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। बाकी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो अगर हेडिंग डाल ली हो तो अब एक लाइन पहले लिख लो। लिखो कि द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज solubility of ionic compound is termed as solubility of ionic compound। लैटिस एंथैल्पी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो एक कंडीशन यहीं पर नीचे लिख लो, ऐसे लिखना कि HE is greater than LE। मतलब क्या है बता रहे हैं तुम, जैसे ये डायरेक्ट मत लिखना, नीचे ऊपर लिख लेना एक लाइन कि फॉर सॉल्युबिलिटी ऐसे लिख करके फिर ऐसे करके ऐसे, तब ये डब्बा बनाना। फॉर सॉल्युबिलिटी HE इज ग्रेटर देन LE। क्या है HE और क्या है LE? तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि LE का मतलब है लैटिस एंथैल्पी, जानते होगे, एकदम जाना सुना सा नाम है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। LE का मतलब क्या है? लैटिस एंथैल्पी। और HE का मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या मतलब है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी? अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ। लिखो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। ले, हाइड्रेशन की डिफिनीशन भी लिखवाए तो हाइड्रेशन नाम से ही लिखवाए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, देखो हम लोगों ने क्या सीखा था कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने के लिए एनर्जी का जो अमाउंट था, ठीक है, वो लैटिस एनर्जी कहलाता था। क्या कहलाता था? लैटिस एनर्जी। अब समझना हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ से आया है। जैसे मान लो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी की। किसकी? सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबल चीज़ हम लोग किसे कहते हैं? जो घुल जाए, किसी सॉल्वेंट में घुल जाए। मान लो हम लोग एक सॉल्वेंट लेते हैं वाटर, हम लोग किसको लिए? वाटर को। ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है वाटर के लिए मेनली इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो देखो हम लोगों ने क्या लिया? वाटर, ठीक है ना। क्या लिया? वाटर। हाइड्रेशन एनर्जी जो नाम है ना, वो जो हाइड्रो वर्ड होता है वो अधिकतर वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिसे बायो में भी बहुत आता है, बायो में भी देखोगे हाइड्रोफिटिक करके आते हैं वर्ड कई ठो। तो देखो ये H2O जो है, मान लो हमने सॉल्वेंट ले लिया H2O। अब ध्यान देना कि जब भी हम क्या करते हैं, ये हम लोग एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं। मान लो हमने लिया NaCl। किसको लिया? NaCl। तो अभी तो ये NaCl के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाएगा ये अपने आयंस को ब्रेक कर देगा, यानी ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना।
अच्छा ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो क्या बनाया होगा, Na+ बन गया होगा, बना होगा कि नहीं बना होगा, और Cl- बना होगा कि नहीं बना होगा। समझ में आ रही है बात। अब सुनो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। ये जैसे ही Na+ बनेगा और ये जैसे ही Cl- बनेगा, कल तक ये दोनों साथ में हुआ करते थे, आज दोनों अलग अलग हो गए, तो इनके पास एक अकेलापन महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए होता है ना, जिससे जब अकेलापन महसूस होता है कोई ना कोई आता है, अरे यार काहे सैड हो, कंधे पर हाथ रख के, तो वैसे ही यहाँ पे H2O आकर के इससे जुड़ना शुरू करेगा। कौन जुड़ना शुरू करेगा, यहाँ पर H2O आकर के इसके साथ जुड़ना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आया, ये ऐसे ऐसे जुड़ गए सब, ठीक। इसके साथ, अब इसके साथ जुड़ रहे थे, क्या इसके दोस्त नहीं हैं, इसको क्या भिखारी समझ के रखो, इसके भी दोस्त हैं, वो भी आएंगे, अरे यार हम लोग हैं ना, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, ये लो, ठीक। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े ना इससे, वाटर के मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट हुए। इस वक्त अट्रैक्ट जब ये हुए, जब इसके वाटर के मॉलिक्यूल इससे चिपके, जब इससे जुड़े, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो ध्यान से समझना हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। हाइड्रेशन एनर्जी वह एनर्जी है जब आयन ब्रेक होते हैं। देखो अब तुमने देखो क्या लिखा है, किधर, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये लिखा है ना। तो यानी ये अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड है तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, यही हाइड्रेशन का मतलब यही है। ये यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल आकर के आयन से जुड़ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन हो मतलब कि यही वाला प्रोसेस हो, ठीक है। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का जब हाइड्रेशन होगा तो उस वक्त जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों को साइड में कर लेना, ठीक है ना, एक साइड। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक हुए, ठीक है। उस आयंस में ब्रेक होने के बाद उसके साथ जब वाटर के मॉलिक्यूल आकर के जुड़े तो उसे हम लोग क्या बोले, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोले, हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या है कि वो जो कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड था, वो जो कंपाउंड, उस 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग कितने उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से जब हम लोग आयनिक कंपाउंड बनाए हैं, तो उस समय की जो एनर्जी थी वो क्या थी, लैटिस एनर्जी। वो क्या थी, लैटिस एनर्जी। तो दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। तो अब लिखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, लिख लो तो इसको। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड में कुछ टॉपिक बस बचे हुए हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे जब ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है, तब मैं उसको क्वेश्चन से करवा दूंगा तुम्हें। जैसे कि वहाँ पे थोड़ा सा एनायनिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या होता है एनायनिक पोलराइजेशन, आज जाके पता करने की कोशिश करना घर पे क्या होता है, वरना मैं तो बताऊँगा ही, या ऐसे थ्योरेटिकली अगर बता दूँ तो समझ लो कि एनायनिक पोलराइजेशन क्या होता है कि एनायन का जो साइज होता है ना, या एनायन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक एनायन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एनायन का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द पूरे एटम में, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। लेकिन मान लो क्या होता है, इससे यहाँ पर एनायन रखा हुआ है, ठीक है। अब यहीं पर एक खुद धीरे से छोटा सा पॉजिटिव वाला चार्ज आ गया। कौन आया, पॉजिटिव। एनायन था यानी कि नेगेटिव, और उसके बगल में कौन आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को देखते ही एनायन से बर्दाश्त तो होगा नहीं, उथल पुथल मच जाएगी और इसके सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो किसी एक के पास जाने की कोशिश करेंगे, ठीक, सारे के सारे। तो जो फिगर होगा वो कुछ इसका ऐसा बनेगा, जैसे मान लो अगर ये एक हम लोग एनायन समझ लें, ये एक एनायन समझ लें, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे कि नहीं होंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। लेकिन अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बगल में कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, ठीक, कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले आते, तो उस समय क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज आ ही गया, कोई एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई एक कैटायन आ गया, कोई भी आ सकता है, ठीक है।
तो आ गया अगर मान लो, तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है सबके सब नेगेटिव चार्ज वाले हैं और कुल के कुल नेगेटिव चार्ज के बीच में है, रोज़ रोज़ यहीं का इन लोगों का किचकिच झिकझिक। अब ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे ना, मन तो करेगा कि कूद के एकदम वहीं पहुँच ही जाए, ठीक। तो इनका जो शेप है, जो कभी ऐसे एकदम बढ़िया गोला गोला हुआ करता था, अब वो शेप जो है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन ना एकदम इधर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ है ये तुम्हारा पॉजिटिव वाला चार्ज, मतलब कुल के कुल इलेक्ट्रॉन इधर ही आ गए। अभी बेचारा न्यूक्लियस अकेले, अरे यार हम भी तो पॉजिटिव वाले हैं, रुके रहो ना, क्यों उधर जा रहे हो, नहीं तुम्हारा रोज़ का हो गया यार। यही है एनायनिक पोलराइजेशन, यानी कि जो एनायन का जो साइज होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एनायन का जो शेप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एनायनिक पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन क्यों बोला गया, ये एक पोल का देखोगे ना तो ये एक पोल बना देता है, ऐसे अगर इसको अब ध्यान से देखा जाए तो ये एक पोल का फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से तो इसको बता देंगे कभी और अच्छे से, ठीक है ना। बाकी यही सब क्वेश्चन हम लोग भी इस पे करेंगे लास्ट में, जब पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे तब। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले से क्या जानते हो वो मुझे बताओ, कुछ तो जानते ही होगे पहले से, बिना पढ़े। ए हीरो हैं लगे किताब पलटने हैं 2 रुपया के चक्कर में, गरीब आदमी। म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड में देखो क्या हो रहा था, ध्यान से समझना है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि जो आयनिक कंपाउंड थे उसमें एक जो एटम होता था वो इलेक्ट्रॉन को दे देता था, दूसरा एटम होता था जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता था, जिससे दोनों एटम के ऊपर चार्ज आ जाता था, और वही चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, जिसे हम लोग नाम देते थे आयनिक बॉन्ड का या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। इतनी सी बात थी उसमें। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो, ठीक है। यानी कि अगर हम एक देंगे तो तुम भी एक दोगे, एकदम पार्टनरशिप, ठीक है ना, एकदम पार्टनरशिप चलेगा यहाँ पे। तो यही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखो कि दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, और करके लिखो, और मेटल नॉन मेटल, कॉमा दे करके लिखना, नॉन मेटल which having electronegative difference। ए बाबू मुन्ना होते नहीं जलाओ तो लाइट, अरे वहीं से का उठ रहे हो इतना, अरे उसको नहीं यार, वहाँ जलाने के लिए बोल रहे हैं तो देखो। हाँ ठीक है, तभी हम सोचते हैं क्या अजोर नहीं लग रहा है। अजोर नहीं जानते हो, इंग्लैंड से आए हो? नहीं, अगर हम बोल दिए ना कभी अजोर, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे बॉन्ड होते हैं। सबसे पहली बात क्या लिखे हो, अच्छा विच, पहले पूरा इसको कर लो। विच हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7, विच हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7। ये पॉइंट ज़रूर से ज़रूर याद रखना, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि यही तुमसे कंपटीशन में तुमको बहुत काम आने वाला पॉइंट है। देखो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको लिखवा दिया हूँ, ठीक है ना, और उसके जितना तुमको लिखवाया हूँ उतने का ही तुमको काम पड़ेगा, ठीक ना। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा हुआ तब तो आयनिक कंपाउंड होगा, तब कौन होगा, आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो गया, याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपाउंड होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा। तो इस बात को एकदम गांठ बांध करके जहाँ रखना चाहो वहाँ रखो, ठीक है ना, लेकिन गांठ बांध के, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अकॉर्डिंग टू लेविस, ठंडक मिली कलेजे को, अकॉर्डिंग टू लेविस कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड by mutual sharing of electron, covalent bond always formed, covalent bond always formed by mutual sharing, शेयरिंग की स्पेलिंग अपने से लिखना, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग
ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग एटम, ऑफ बॉन्डिंग एटम यानी जो एटम बॉन्ड करेंगे उन्हीं के बीच में होगा। हालांकि ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि पता नहीं है भी कि नहीं है कॉमन सेंस। ठीक है, तो देखो अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो कौन से सेल से होगा। हमने ये तो जान लिया कि कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब म्यूचुअल शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होगा। ठीक है, अगर दो एटम बॉन्ड बना ले रहे हैं, मान लो तुम दोनों बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, तो तुम जितना इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ही वो भी देगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो दिया जा रहा है वो आएगा कहाँ से, तो याद रखना वैलेंस सेल जो होती है ना, बाहर वाली, सबसे बाहर वाली वैलेंस सेल, वहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आगे ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो, हालांकि ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, फिर भी पता नहीं है कि नहीं है, लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंसी। लिखो कि द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी की डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, लिखो द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन in an atom is called as its covalency. Total number of unpaired electron is called as its covalency. यानी किसी भी एटम में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यही उसकी कोवैलेंसी बताएगा। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जब भी हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, किसमें, ऑर्बिटल में, तो हम लोग हुड्स रूल में पढ़े होंगे कि जब तक सब में सिंगल ऑक्यूपाई ना हो जाए, हर डब्बा जो है, हर ऑर्बिटल जो है, जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल ना हो जाए तब तक हम लोग डबलिंग करना नहीं शुरू करेंगे। ठीक है ना, ठीक, मतलब कि जब तक आपको एक एक लड्डू न मिल जाए तब तक आप डबल आकर के नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, बहुत याद आती है हमको 15 अगस्त पे स्कूल की, सही बता रहे हैं रियलिटी। तुम लोग अभी देखो स्कूल में, हाँ मंदिर की आती है, वो तो बुधवार को ज़्यादा आती है। पता है क्या होता है ना कि जैसे स्कूलिंग में जब हम लोग रहते हैं तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है, तुम लोग इसे स्कूल से निकल जाओगे तो स्कूल को बहुत मिस करोगे। हालांकि ये मेन जो टाइम है स्कूल का वो तो तुम लोगों का लॉकडाउन में निकल जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्ती इसी टाइम में होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया लाइफ होती है, तुम इसमें पढ़ भी लेते हो बहुत बढ़िया से, और बढ़िया बॉन्ड भी बन जाता है तुम्हारे लड़कों के बीच में। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि स्कूल लाइफ में हम लोग जब थे तो जैसे ये लड्डू वड्डू मिलता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, तो लड़के बहुत इसमें घपला करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता था कि जो स्काउट के बच्चे होते थे, स्काउट गाइड होता होगा तुम्हारे यहाँ भी, तो हमारे यहाँ जो स्काउट के बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता था ये लड्डू वड्डू बांटने का। ठीक है, तो स्काउट वाले बच्चों से हम लोग 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को बढ़िया परिचय बना देते थे। और भाई कैसे हो, कैसे दुबरा आ जा रहे हो तुम, कुछ ध्यान दो थोड़ा, ऐसे मजाक वजाक करके। फिर उसके बाद उस दिन उससे लड्डू की बात भी नहीं करते थे, एकदम एक लफ्ज़ बात नहीं करना है। ठीक है, बस खाली हाल चाल पूछना है उससे, उसको बढ़िया परिचय बना देना है। अच्छा, फिर उसके बाद 15 अगस्त, भाई 14 अगस्त का परिचय के बाद 15 अगस्त को दुश्मनी थोड़ी होगी, उस दिन भी दोस्ती थी। अब उस दिन, अब भाई कैसे हो, हाँ देखना, अरे एकदम टेंशन मत लो, हाँ ठीक हो गया, तो और क्या चाहिए। ठीक, अब जब हमारा भाई वहाँ पर, भाई हमारा आदमी है वो लड्डू बांटने वाला, अब तो ऐसा ना हो गया कि वो हमारा आदमी है, अब वो लड्डू बांटता था तो अपने लिए भी जुगाड़ करता था, हमारे लिए। हमारे यहाँ लड्डू नहीं मिलता, हमारे यहाँ बूंदियाँ मिलती थी, जो बुदिया होती है वो मिलती थी, नमकीन मिलता था, समोसा मिलता था, बड़ा डिश, पूरा एकदम डिश दे देते थे तैयार करके। ठीक, तो ये सब चीज़ मिलता था, तो हम लोगों का भाई वो हमारा आदमी तो वो जुगाड़ करके ले आता था, तो हम लोग इधर जाते थे। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था थी, अगर तुम डबलिंग करना चाहो तो तुम्हारे पास कई संसाधन हैं। ठीक है, कैसे, अगर मान लो एक बार तुम इसे लाइन में से निकल गए, अब उसी लाइन से सब लोग निकल रहे हैं, उसी लाइन से घुसोगे तो पकड़ा जाओगे, मराने पिटाने लोगे, टीचर लोग खड़े रहते थे, क्या जी तुम दोबारा आ रहे हो, और पता चला उधर से लड़कियाँ लेके आ रही हैं, इधर से लड़के लेके आ रहे हैं, तुम घुसोगे तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ गायब थोड़ी हो जाएंगी, वो सब भी वहीं रहेंगी, और लड़कियों के सामने ऐसे सुन के बड़ा हर्ट फील होता है, क्या जी दोबारा लेने आ रहे हो, अरे नहीं सर, क्या अभी पानी पीने जा रहे थे। तो कोवैलेंसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग फास्फोरस ले लिए, क्या लिए, फास्फोरस। अब जरा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना हम लोग, SPDF वाले से करेंगे। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ,
कैलकुलेट करो अब ऐसे 15, अच्छा 15 होता है, ठीक 15 होता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15 ही होंगे, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, 2s से डायरेक्ट स्टार्ट होगा, 1s2, 2s2, फिर 2p6, फिर क्या 3s2, फिर 3p, ये सब होता क्या नहीं पता, 3p3। चलो इसको बताएंगे, ये दूसरा चैप्टर में है ना, ये दूसरे चैप्टर में इसका एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो बताएंगे। 8th में पढ़ाए थे, हमारे यहाँ एक साइंस सर हैं, उस 6 में लड़कों को पढ़ा दिए थे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है, ठीक है। देखो पहली सेल में अगर KLMN वाले से करें, KLMN से वाले से करें तो पहली वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि नहीं भरते हैं, भरते हैं ना। तो देखो ये पहली सेल और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि नहीं भरते हैं, तो देखो ये भी दूसरी सेल, ये भी दूसरी सेल, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 2 8 हुआ ना। तो कुछ उसी तरीके का है, लेकिन इसको सिखा देंगे एक दिन अलग से, ठीक ना, तो घबराना मत इसमें। अब मान लो अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे भर लिए हैं, वैलेंस सेल हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे बाहर वाली सेल, सबसे बाहर वाली सेल यानी कि ये है तीसरी सेल, यही है ना। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, P वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर बना लें तो S वाले का ऐसा बनेगा, एक ठो डब्बा रहता है यानी एक ऑर्बिटल, और P वाले में 3 ठो रहते हैं, ठीक है। अच्छा 3 ऑर्बिटल, शाबाश, ठीक, ऐसा हो गया, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया कि नहीं भर दिया, भर दिया ना। P वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया कि नहीं भर दिया, भर दिया ना, बहुत बढ़िया, अच्छा किए। अब देखो बड़े ध्यान से, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देखो। ये जो ऐसे तीर की तरफ भरा गया है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों पेयर हैं, ये पेयर में है, यानी अनपेयर यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, एक ये अनपेयर दिख रहा है, एक ये अनपेयर और एक ये अनपेयर, यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर हैं, जिन्होंने पेयरिंग नहीं की है। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि तुमने कोवैलेंसी में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, क्या बात, क्या बात। सर तो वाला क्या करना, हाँ ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ और बता रहे हैं, ध्यान देना कि जो तीसरी वाली सेल होती है, जैसे पहली वाली सेल के पास सिर्फ एक ही सब सेल होती है, S सब सेल, वैसे ही दूसरी वाली सब सेल के पास दूसरी वाली सेल के पास 2 सब सेल होती है, S भी होता है, P भी होता है। वैसे ही तीसरे वाले के पास 3 ठो, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। तो अगर देखो ये S है, अगर ये S है और ये P है, यानी कि आगे कहीं ना कहीं तो D होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 1 2 3 4, ज़्यादा बढ़ाओगे क्या, ठीक, यानी D भी आगे होगा ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसे समझोगे, हाँ ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये समझना है तुमको कि ये तो ग्राउंड स्टेट है, कैसा है, ग्राउंड स्टेट। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, यानी कि सब के सब जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन मानव है, बिना छेड़छाड़ के मानेगा कैसे, ठीक है। तो ये इसमें छेड़छाड़ करता है और क्या करता है, इसको एक्साइट करता है, क्या करता है, एक्साइट करता है। एक्साइट करने का मतलब क्या है, एनर्जी देना, क्या, एनर्जी देना। तो अगर हम इसको एक्साइट करते हैं तो क्या, यही करो तुम, अगर हम लोग इसको एक्साइट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको एक्साइट करते हैं, देखो बहुत ध्यान समझना क्या होगा, बहुत गजब का होगा जो भी होगा। देखो अगर हम लोग इसको एनर्जी दें तो ये तो पहले से ही एकक को हैं, इन लोगों पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन है ना, इन लोग थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी, इन लोगों में कहेंगे यार अब देखो ठीक नहीं लग रहा है, अब तुम अपना कमरा देख लो जुगाड़, कहीं हमारे साथ नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो अब हम दोनों को अलग हो जाना ही उचित है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ करके कहाँ चले जाएगा, जो D वाला एक ऑर्बिट खाली था ना, एक कमरा इधर खाली था, ठीक है। अब ये याद रखना, ये नहीं कि अगर मान लो दूसरी सेल है और उसमें D वाला मत भिड़ाना, दूसरी सेल के पास D ऑर्बिटल होते ही नहीं है। D ऑर्बिटल कहाँ है,
तीसरी वाली सेल के पास। कहाँ है? तीसरी वाली सेल के पास। दूसरा चैप्टर का अगर ये वाला फिगर खोल लो तो समझ में आएगा। बुक नहीं खोला है क्या? ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये वाला फिगर देखो। तो ये देखो जहाँ 1 लिखा हुआ है उसके पास खाली एक ही सब सेल दिख रहा होगा। पेज नंबर बताएं? 62 महाराज। हाँ जल्दी जल्दी खोला, कोई गोल। ठीक है, देखो यहाँ वह एक पहली सेल है, ठीक है। तो इसके पास देखो एस वाला नहीं है क्या तुम्हारे में? अच्छा पुरानी बुक है, ठीक है ना। तो देखो 1 वाले में, हमारे में का देख रहे हो, अपने में देखो 1 वाले में यह एक ही सब सेल है, ठीक है। 1 वाले में एक ही सब सेल है, लेकिन देखो 2 के साथ 2 सब सेल दिख रही हैं, यस भी है पी भी है ना। वैसे ही 3 के साथ देखो यस भी है पी भी है डी भी है। डी है कि नहीं है? डी है, इसीलिए हम यहाँ डी बनाए हैं। लेकिन दूसरे वाले में डी नहीं था तो हम दूसरे वाले में नहीं बना देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना। फिर उसका चौथे वाले में आओ तो देखो एफ तक है, देख रहे हो ना, ठीक। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें फिर देखो जो एरो बना हुआ है ना, वो भरने का तरीका है। जैसे देखो मैंने 1 यस के बाद किस में भरा है? 2 यस में भरा है। एरो भी देखो इशारा कर रही होगी कि 1 यस से आपको किधर जाना है? 2 यस की तरफ। फिर 2 यस से किधर जाना है? 2p की तरफ। फिर ठीक ऐसे ही बस भरते चले जाना है। तो देखो जैसे ये ग्राउंड स्टेट था, ये ग्राउंड स्टेट था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, ध्यान से समझना। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उड़ करके उस खाली वाले में चला गया। लेकिन अब अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर अब हम लोग सारी सब सेल का डायग्राम देख लें, 5 ही तो है ना, गिनो तो, ठीक है। अब अगर हम लोग सारी सब सेल का देख लें तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था ना, यानी यहाँ बचा कितना होगा? खाली 1 खो। ये तीनों तो 1-1 खो थे ही, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया था वो आया कहाँ था? यहाँ पे आया था ना। अब जरा इसकी कोवेलेंसी बताओ। अब इसकी कोवेलेंसी कितनी? 5 हो गई ना। जो कभी 3 हुआ करती थी अब कितनी हुई? 5 हुई। तो बड़े ध्यान से समझना कि एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है? 5 है। इसीलिए फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है PH3 और 5 बॉन्ड भी बनाता है। कितना? 5 बॉन्ड भी बनाता है। तो याद रखना, इस बात को पूछा गया क्वेश्चन है, आता है तुमको जब पढ़ाया जाएगा P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है? ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी है? 3। यानी कि कोवेलेंसी अगर हम लोग देखें ग्राउंड स्टेट में तो कितनी है? 3। लेकिन अगर वहीं एक्साइटेड स्टेट में हम लोग कोवेलेंसी देखें फास्फोरस की तो कितनी हो जा रही है? 5। यानी कि एलिमेंट एक ही है फास्फोरस, ठीक है, लेकिन उसकी कोवेलेंसी अलग अलग दिख रही है, अलग अलग कंडीशन में। अगर हम लोग उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसको शांति से रहने दे रहे हैं तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। कितना? 3 ही। लेकिन जबरी अगर उससे एनर्जी दे करके बनवा रहे हैं तो कितना बनाएगा? 5, ठीक है ना। याद रहेगी ये बात? रहेगी ना। तो एक चीज़ याद रखना कि सल्फर का कोवेलेंसी फाइंड करके आना, एक्साइटेड स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में भी, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा। तो लिख लो, फाइंड द कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, find the covalency of sulfur in ground state and excited state both. अब एक तुमको और पॉइंट बता देना, इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख लो पहले। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद खत्म होगा। कल लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो देखो अभी अभी मैंने बोला कि इसीलिए फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, ऐसा मैंने बोला ना। अभी अभी मैं ही बोला हूँ, ठीक है। मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, ठीक। तो मैं बोला हूँ। तो मैंने क्या बोला कि इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 है तो यहाँ पे 5 बनाएगा, ऐसा बोला ना। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना कि मान लो तुम्हें कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे दिया गया हो एग्जाम में, ठीक है। कोई कोवेलेंट कंपाउंड दिया गया और तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें सेंट्रल एटम का कोवेलेंसी बताइए। क्या बताइए? कोवेलेंसी, ठीक है ना। तो क्या बताओगे? सेंट्रल एटम की कोवेलेंसी उतनी ही होगी जितना वो बॉन्ड बनाया होगा, जितना वो बॉन्ड बनाया होगा। क्योंकि देखो मैं वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 3 है। यहाँ पर ये 5 बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी कोवेलेंसी 5 है। यानी कि जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी ही कोवेलेंसी होगी, या इसी को हम दूसरे तरीके से बोलने की जितनी कोवेलेंसी होगी उतने ही बॉन्ड बनेंगे। दोनों बातें एक दूसरे का पूरक है, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जो भी बोलो, ठीक है। लिखो
लिख लो इसको कि द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एनी एटम इज इट्स कोवेलेंसी, इज इट्स कोवेलेंसी। कोई दिक्कत है क्या इतने में? कहीं पर नहीं ना। आज जा करके इसको पूरा पढ़ना, अगर हल्की सी भी कहीं दिक्कत आती है तो दोबारा आकर के पूछना, ठीक है? मन में एकदम कोई गिला शिकवा नहीं रखना है, ठीक है ना? वापस आकर के पूछना। तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है ये, जो जो दिया हूँ वो फाइंड करना, ठीक है ना? सल्फ़र वाला वो पूरा करना, और घर जा कर के एनसीईआरटी से एक बार पूरा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? जहाँ पर भी जो भी नहीं समझ में आता है उसको हमसे पूछना। आयनिक कंपाउंड वाला पढ़ जाओ पूरा, ठीक है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड पढ़ा चुका, या अगर उतना नहीं भी पढ़ सकते तो तुम सिर्फ अपना नोट्स जो मैं बनवाया हूँ सिर्फ नोट्स पढ़ो, ठीक है? नोट्स में अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो वो हमसे पूछो। पिछला जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, पीरियोडिक टेबल वाले, ठीक है? क्योंकि वहाँ जब उसको सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको नहीं आएंगे, तो उस क्वेश्चन से तुम कुछ नया सीखोगे, ठीक ना? तो इसलिए हमसे पूछ लेना, ठीक? तो आज के लिए इतना बहुत है। कल हम लोग फिर से इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक ना? कल हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक? तो अच्छे से तैयार रहना, प्रिपेयर होकर के आना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए तुमको थोड़ा सा ये आना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो मतलब KLMN वाला भी अगर आता होगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक ना? तो अच्छे से, और पीरियोडिक टेबल लगभग 30 तक याद कर लो सब लोग, 30 तक, ठीक है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला पूरा 30 तक याद कर लो, ठीक है? और उसको इतना बढ़िया याद कर लो, कोई अगर फास्फोरस का पूछे तो इसे गिनना न पड़े, और उसी में कोई अगर बोल दिया बताओ तो फिंगर बढ़ा गए, अरे रुको यार बता रहे हैं ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, अरे क्या कर रहे हो, अरे बता रहे हैं ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 2-3 बार दोहराना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको एकदम अच्छे से याद कर लो, ठीक? तो बाकी आज के लिए इतना बहुत है। तो वीडियो देखने वालों को भी अगर जो भी कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट करें। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।